सोचिए एक लड़का जिसकी उम्र इतनी है कि वो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पोता हो सकता है। उस लड़के को धमकियां मिल रही हैं कि बीजेपी में शामिल हो जाओ वरना परिवार को नुकसान झेलना पड़ेगा। नाम है अभिजीत दीप के। कसूर क्या है इस लड़के का? कसूर बस इतना है कि ये लड़का देश के जेनजी को एकजुट कर रहा है, उन नौजवानों को राजनीति में ला रहा है जो अब तक राजनीति से दूर थे। सवाल पूछना सिखा रहा है और सड़क पर उतर करके आंदोलन कर रहा है। और यही बात बीजेपी को हजम नहीं हो रही है, तो वही पुराना फॉर्मूला निकाल लिया गया है, वही घिसा पिटा नुस्खा जो सालों से आजमाया जा रहा है। हमारी तरफ आ जाओ नहीं तो देख लेना। ये कोई नई कहानी नहीं है साहब, ये स्क्रिप्ट बहुत पुरानी है, बस किरदार बदलते रहते हैं। पहले नेता होते थे, फिर सांसद होते थे, फिर विधायक होते थे, अब बारी एक आम नौजवान की आ गई है जिसके पास ना कोई अकुत संपत्ति है, ना ईडी वाला कोई पुराना केस है, ना कोई बड़ा बंगला है, ना कोई पॉलिटिकल करियर है जिसे बर्बाद करने की धमकी दी जा सके। इस लड़के के पास है तो बस उसका परिवार। और बीजेपी अगर सच में ऐसा कर रही है जैसा कि अभिजीत दीप के और उनकी माता बता रही हैं, तो हमला उसी परिवार पर हो रहा है। ये बात खुद अभिजीत दीपके ने मीडिया के सामने खुल करके कही है। इतना ही नहीं, उनकी मां ने भी कई मीडिया चैनल को यही बात बताई है। द हिंदू जैसे बड़े अखबार ने यह खबर छापी है कि बार बार वीडियो के जरिए धमकियां आ रही है। सोच कर देखिए ये कैसा वक्त आ गया है कि एक मां को मीडिया के सामने आकर के बताना पड़ रहा है कि मेरे बेटे को धमकाया जा रहा है। एक मां जो अपने बेटे की सलामती के लिए हाथ जोड़ करके खड़ी है और सामने वो सरकार है जिसका दावा है कि वो नारी शक्ति की सबसे बड़ी पैरोकार है। खैर, आंदोलन खत्म करके अभिजीत दीपके अपने घर पहुंचे थे। घर पहुंचे तो मीडिया भी पीछे पीछे पहुंच गया और मीडिया के सामने अभिजीत दीपके ने जो पहली बात कही वो यही थी कि बीजेपी मुझे धमका रही है, कह रही है कि हमारे साथ आ जाओ नहीं तो तुम्हारे परिवार को झेलना पड़ेगा। अब आप सोचिए, एक लड़का जो सड़क पर उतरा था छात्रों के हक की बात करने के लिए, जो नौजवानों को आवाज उठाना सिखा रहा था, वो घर लौटता है तो पहला बयान ये देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दबाव कितना गहरा है, कितना असली है। कोई हवा में तो ये बात कहेगा नहीं, और ये कोई नई तरकीब नहीं है भाई साहब, ये पुरानी परिचित पहचानी हुई तरकीब है। हर किसी की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, ये बात बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है। नेताओं की कमज़ोरी उसका पॉलिटिकल करियर हो सकता है, किसी की कमज़ोरी उनका किया हुआ करप्शन हो सकता है, किसी की कमज़ोरी उनकी जमा की हुई बेहिसाब दौलत हो सकती है, किसी की कमज़ोरी बीवी बच्चे और बैंक बैलेंस हो सकता है, ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके काम चलाया जा सकता है। ये सब हथियार हैं जो सामने वाले पर आजमाया जाता है। लेकिन अभिजीत दीपके के पास क्या है जिसका डर दिखाया जाए? इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ना कोई गड़बड़, ना कोई घोटाला, ना कोई काला धन। इसके पास तो बस एक ही चीज़ है, इसका परिवार, और वहीं पर निशाना साधा जा रहा है। ये सिर्फ अभिजीत दीपके की बात नहीं है, उस पूरे सोच की बात है जो कहती है कि जो हमारे साथ नहीं है वो हमारे खिलाफ है और उसे किसी भी तरीके से हमारी तरफ लाना है। चाहे लालच दे करके लाओ, चाहे डरा करके लाओ, चाहे तोड़ फोड़ करके लाओ, बस लाओ। बीजेपी ने ये फार्मूला हर जगह चलाया है। पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, वहाँ क्या हुआ। करीब 20 के आसपास तृणमूल के नेता बीजेपी की तरफ चले गए और इनमें से कईयों के ऊपर पहले से केस चल रहे थे। शायनी घोष का नाम याद कीजिए, जब वो टीएमसी के यूथ विंग की अध्यक्ष हुआ करती थी तब उनके ऊपर ईडी का एक मामला चल रहा था। फिर क्या हुआ, डर गई, इनकी तरफ आ गई, ईडी का मामला अपने आप ठंडा पड़ गया। ये कोई जादू नहीं है, ये पॉलिटिकल जादूगरी है जो अब सबको समझ आ चुकी है। और भी कई नेता थे टीएमसी के जिनके ऊपर करप्शन के चार्ज लगे हुए थे, वो भी डर गए और इस तरफ आ गए। अब ये बात कोई कांग्रेस या टीएमसी थोड़े ना कर रही है, ये बात तो पब्लिक डोमेन में है, मीडिया रिपोर्ट्स में है। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। महाराष्ट्र की कहानी भी सामने है, वहाँ तो कमाल ही हो गया है। पहले तो एक पूरी पार्टी को ही तोड़ दिया गया, शिवसेना को 2 टुकड़ों में बांटी गई, एनसीपी भी 2 टुकड़ों में बटी, और जब पार्टियां टूट गई, बिखर गई, तो उसके बाद भी बिखरी हुई पार्टी में से 6 सांसदों को अलग करके अपनी तरफ ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। सोचिए, टूटी हुई पार्टी को भी और तोड़ना, बिखरी हुई पार्टी को और बिखेरना, ये किस तरह की राजनीति है? पंजाब की बात करें, राज्यसभा की बात करें, हर जगह यही देखने को मिलता है। आम आदमी पार्टी के जितने भी सांसद बीजेपी की तरफ गए हैं उनकी जेबें भी कोई हल्की नहीं है, और जेब भारी है तो जेब काटने का डर भी उसी हिसाब से होगा। ये सीधी बात है, जिसके पास जितना ज़्यादा खोने को है वो उतनी जल्दी झुकेगा। राघव चड्ढा का नाम भी पॉलिटिकल हलकों में लिया जा रहा
है। कहा जाता है कि उनके ऊपर भी इसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश हुई। हालांकि इसके ठोस सबूत सामने नहीं आए हैं और ना ही इस बात की पुष्टि हुई है, लेकिन जैसा कहा, बिना आग की धुआं तो नहीं उठता। उनकी पत्नी की तरफ से भी दबाव बनाने की चर्चा कई बार सुनने में आई है, पर इसका भी कोई सत्यापन नहीं है। ये अफवाहें हैं या हकीकत, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस तरह की चर्चाएं हवा में यूं ही नहीं फैलती। तो बीजेपी का ये तरीका पुराना है, आजमाया हुआ है और अब तक कारगर भी रहा है नेताओं पर, विधायकों पर, सांसदों पर। लेकिन इस बार बीजेपी ने शायद गलत नंबर डायल कर दिया है, क्योंकि अभिजीत दीप के कोई सांसद नहीं है, कोई विधायक नहीं है, कोई पूर्व मंत्री नहीं है जिसकी कोई पॉलिटिकल दुकान हो जो बंद हो जाने पर खतरा है। ये एक आम नौजवान है जिसने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया, जिसने संसद मार्च निकाला, जिसने 20 तारीख को दिखा दिया कि युवा शक्ति क्या होती है। और यही बात इनको सबसे ज़्यादा डरा रही है। ज़रा उन दोनों बयानों को याद कीजिए जो अभिजीत दीपके ने मीडिया के सामने रखे हैं। एक बयान में उन्होंने कहा है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े गृहमंत्री जिनके पोते की उम्र का मैं हूँ, वो मुझे धमकियाँ भिजवा रहे हैं कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए। शर्म आती है ऐसे राजनीति देखकर। और दूसरे बयान में उन्होंने ये भी कहा कि पैलेट गन जो चलाई गई वो उन्होंने अपनी आंखों से देखी। अस्पताल में जो मरीज क्रिटिकल हालत में थे वो उनके सामने थे। धमकियां बहुत मिली कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो मतलब बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। मतलब क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का, अगर तुम्हें बच्चों को इस तरह की धमकियां देनी पड़ती है। पैलेट गन्स मैंने खुद देखी है चलाते हुए, हॉस्पिटल में क्रिटिकल थे वो पेशेंट्स। यानी बात सिर्फ धमकी की नहीं है, बात उस पूरे वर्ताव की है जो प्रदर्शनकारियों के साथ किया गया। यही तो सवाल है जिसका जवाब कोई देना नहीं चाहता। सोचिए एक बार, अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश के गृह मंत्री हैं, आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र चलाने की जिम्मेदारी है और आप बैठ करके ऐसे लड़कों के बारे में सोच रहे हैं जो आपके पोते की उम्र का है कि इसे कैसे मैनेज करें, कैसे धमकाएं, कैसे तोड़ें, तो ये तो बहुत छोटी बात हो गई। ये तो कुर्सी की गरिमा के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन जब आपके पास तर्क नहीं होते, जब आपके पास जवाब नहीं होते, जब आपके पास काम नहीं होते, तो यही सब हथकंडे बचते हैं। बहरहाल अभिजीत दीपके का आंदोलन फिलहाल ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभिजीत दीपके ख़त्म नहीं हुए हैं। वो अभी भी बहुत सक्रिय हैं। वो उन तमाम लोगों के संपर्क में हैं जो इस आंदोलन का हिस्सा बने थे। और अब जो नई परेशानी सामने आ रही है वो ये है कि इन प्रदर्शनकारी छात्रों को अलग अलग तरीके से परेशान किया जा रहा है। किसी को उठाया जा रहा है, किसी को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं, कई और एजेंसियां भी सक्रिय है। और अभिजीत दीपके इसके बारे में भी सवाल उठा रहे हैं। सवाल पूछना यही तो सबसे बड़ा गुनाह है इस दौर में। जो सवाल पूछे उसका मुंह बंद कर दो, जो आवाज़ उठाए उसकी आवाज़ दबा दो, जो सड़क पर उतरे उसे सड़क से हटा दो। यही एजेंडा चल रहा है सालों से। लेकिन ये लड़का इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं दिख रहा है। अभिजीत दीपके ने भी साफ कर दिया है कि अगर छात्रों को इसी तरह से परेशान किया जाता रहा तो वो दोबारा सड़क पर उतरेंगे, और अगर दोबारा उतरे तो बहुत मुमकिन है कि वैसी ही भीड़ फिर से जुड़ जाए जैसी 20 तारीख को संसद मार्च में जुड़ी थी। और अगर वो भीड़ जुटी तो मोदी और शाह के लिए ये कोई खुशखबरी वाली बात नहीं होगी। शायद इसीलिए इतनी घबराहट है, शायद इसीलिए इतनी हड़बड़ी है, शायद इसीलिए इस लड़के को घेरने की इतनी जल्दी है, क्योंकि अगर एक बार ये आंदोलन दोबारा खड़ा हो गया तो फिर इसे रोक पाना आसान नहीं होगा। लोहा गर्म है और लोहार भी तैयार है, बस चोट पड़ने की देर है। ये पूरी कहानी बहुत कुछ बताती है इस देश के राजनीति के बारे में। ये बताती है कि ताकतवर लोग कमज़ोरों से डरते हैं। ये बताती है कि जब कोई पूरी व्यवस्था एक अकेले नौजवान से घबराने लगे तो उस व्यवस्था के अंदर कहीं ना कहीं कुछ बहुत खोखला है। ये बताती है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के दावा और एक बच्चे को धमकाने की हरकत दोनों एक साथ नहीं चल सकती। दोनों में से कोई एक झूठ है और आप खुद तय कर सकते हैं कि कौन सा झूठ है। इस लड़के के पास खोने के लिए न पद है, न पैसा है, न पोजीशन है। इसके पास है तो बस एक साफ ज़मीर और एक सुरक्षित रखने की चाह भरा परिवार। और अगर इस परिवार को कुछ होता है तो देश समझ जाएगा कि ये कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ तक पहुँचा।
ये बात हवा में नहीं जाएगी, ये बात रिकॉर्ड पर है, मीडिया के कैमरे के सामने कही गई है, खुद अभिजीत दीपके ने कही है, उनकी माँ ने कही है। तो अब अगर कल को कुछ भी होता है तो जवाबदेही तय है, किसी को बचाने का मौका नहीं मिलेगा। एक और बात जो इस पूरे प्रकरण में समझने लायक है वो ये है कि इस बार दाव सिर्फ एक लड़के पर नहीं है, इस बार दाव उस पूरी पीढ़ी पर है जो सवाल पूछ रही है, जो अब तक चुप बैठी थी अब जो बोलने लगी है। इस पीढ़ी को अगर आपने अभी दबा दिया तो शायद कुछ साल के लिए काम चल जाए, लेकिन अगर ये पीढ़ी एक बार खड़ी हो गई ठीक से तो फिर इसे बैठाना बहुत मुश्किल होगा। और अभिजीत जैसे लड़के इसी पीढ़ी के प्रतीक बन करके उभर रहे हैं, इसीलिए इनको निशाना बनाया जा रहा है, इनका आंदोलन ख़त्म करवाया जा रहा है, इनके परिवार पर दबाव डाला जा रहा है, इनको बीजेपी में शामिल होने के प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग खतरा है उस राजनीति के लिए जो चुप्पी पर पलती है, जो डर पर पलती है, जो सवाल न पूछे जाने पर पलती है। जिस दिन देश के नौजवान सवाल पूछने लगेंगे उस दिन बहुत कुछ बदल जाएगा, और शायद वो दिन दूर नहीं। इस पूरी बात का सार यही है कि बीजेपी ने बहुत से लोगों को तोड़ा है, बहुत सी पार्टियों को तोड़ा है, बहुत से आंदोलनों को कुचला है, बहुत से नेताओं को अपनी तरफ खींचा है, कभी लालच से, कभी डर से, कभी ईडी से, कभी सीबीआई से, कभी आयकर के छापे से। ये सब हथियार आजमाए जा चुके हैं और सफल भी हुए हैं, लेकिन इस बार जिस पर हथियार आजमाया जा रहा है वो ना तो नेता है, ना विधायक है, ना सांसद है, ना कोई करोड़पति है। ये एक साधारण नौजवान है जिसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी साधारणता है, जिसके पास खोने को उतना नहीं है जितना पाने को। और ऐसे नौजवान से डरना, ऐसे नौजवान को धमकाना, ऐसे नौजवान को ख़रीदने की कोशिश करना, ये उस पूरी राजनीति की कमज़ोरी को उजागर करता है जो अपने आप को दुनिया की सबसे मजबूत राजनीति बताती है। एक तरफ 56 इंच का सीना और दूसरी तरफ एक 20-22 साल के लड़के से बचने के लिए बुनी जा रही रणनीति। दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती है? कोई एक तो झूठ होगी ही। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी सच में ऐसा कर रही है? क्या आपको लगता है कि ये तरीका सही है? क्या आपको लगता है कि जेनजी की ये नई राजनीतिक जागरूकता आने वाले चुनावों में कोई बड़ा असर डालेगी? आप जो भी सोचते हैं वो हम तक ज़रूर पहुंचाइए, और इस तरह की खबरें जो देश की असली नब्ज़ पर उंगली रखती है, ऐसे खबरों को देखते रहने के लिए बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।